गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज कंस्ट्रेंट का टाइप 3 तक तो हम लोग कर लिए थे, और भी कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। आ जाओ। देखो तो जैसे मान लो चलो आ जाओ, एक काम करते हैं, मेथड 4 पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। देखो, मेथड नंबर 4, इस मेथड को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन बाय यूजिंग कॉमन सेंस। constraint relation by using common sense। सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए भी आप कंस्ट्रेंट रिलेशन बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे एग्जांपल के लिए, मान लो हमने ये वाला केस ले लिया है। ये एक ऐसा केस ले लिया हमने, और ये ऐसा है, और यहाँ एक पुली है, ये ब्लॉक है, ऐसा है, और ये ऐसा है। ऑल्दो ये क्वेश्चन को हमने किया हुआ है पहले, दो तरीके से हम कर चुके हैं, एक तीसरा तरीका और समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये कॉमन सेंस का मेथड है, ये हर जगह काम आएगा आपको।
क्वेश्चन यही है कि बताओ भाई, ये अगर U से नीचे जा रहा है, ये अगर V से ऊपर आ रहा है, तो V और U में क्या रिलेशन होगा। ध्यान से अगर देखो तो ये सिनारियो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है ना। ये रस्सी कुछ ऐसा बनता है। मान लो पुली का सेंटर कुछ एक्स अमाउंट से या x1 अमाउंट से ऊपर चला गया, तो अब जो रस्सी का शेप है वो कुछ ऐसा हो गया है। तो आप अगर ध्यान से देखो कि ये वाला लेंथ अगर x1 है, जो हम मान रहे हैं, अगर हम यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहाँ से एक यहाँ से, तो आप फील कर पा रहे हो कि ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है और ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है। और चूंकि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ये है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये x1 है तो ये वाला अपना हो जाएगा x1 कॉस थीटा, और ये भी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये भी हो जाएगा x1 कॉस थीटा। यानी इस पॉइंट के यहाँ से यहाँ आने से जो टोटल एक्स्ट्रा रस्सी स्लैक हुआ वो हुआ है x1 कॉस थीटा इधर से और x1 कॉस थीटा इधर से। यानी इधर साइड से जितना भी रस्सी स्लैक हुआ होगा वो सारा का सारा इसको मिला होगा। एक बात समझ में आया कि अगर ये एक्स अमाउंट से ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा 2x कॉस थीटा अमाउंट से। बाकी अब बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी कॉस थीटा। का मतलब u इज इक्वल टू 2v कॉस थीटा, यानी v बाई यू इज इक्वल टू 1/2। आंसर आ गया। और ये वाला तरीका अगर आप ध्यान से सोचो तो ये तरीका मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ये कॉमन सेंस वाला एसएचएम वगैरह पढ़ाते वक्त बताए थे, कुछ याद आ रहा है क्या। देखो और समझाता हूँ, एक दो और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो जैसे हम लोग कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, इधर अपना रॉड था ऐसा, और ये अपना सपोर्ट दिया हुआ था कि रॉड इधर उधर ना भागे। मान लो ये V1 से भाग रहा है और ये V2 से भाग रहा है, तो अपने को V1 V2 को आपस में रिलेट करने का है। ठीक है। तो अगर अपने को V1 V2 को आपस में रिलेट करने का दो तरीका हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना। और अब एक तरीका और बताता हूँ, ध्यान से देखो। थोड़ी देर के बाद आप क्या फील करोगे कि ये वाला इंक्लाइन कुछ यहाँ से यहाँ आ चुका है, और ये इंक्लाइन प्लेन यहाँ आ चुका है, ये रॉड जो है, सॉरी। तो अगर हम ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना, थोड़ा सा, एक मिनट, मैग्नीफायर हो, ठीक है, ये रहा ना, जूम करने का है, थोड़ा जूम करके दिखा रहे, ध्यान से देखना, ठीक है। पता नहीं अब हम लिख पाएंगे या नहीं, ये पता नहीं लिख पा रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट, अभी देखो फिर जूम कर देंगे अभी, हाँ एक मिनट रुक जा। देखो,
तो ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि ये वाला जो लेंथ है ना, ये लेंथ, दिस लेंथ इज x1 मैंने मान लिया है, एंड दिस लेंथ इज x2 ये मैंने मान लिया है। ये 2 है ना, इसलिए इसका नाम x2 कर दिए, इसका नाम x1 कर दिए। अब जरा ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, इस ट्रायंगल को हम बड़ा करके बनाने वाले हैं। ये ट्रायंगल एक बार देख लो आप अच्छे से, देख लो। जब उस छोटे से ट्रायंगल को हम जूम करके बनाने वाले हैं, तो वो ट्रायंगल अपने को ना ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। ये ये और ये अपना x1, ये अपना x2, और ये वाला एंगल जब आगे एक्सटेंड करोगे तो दिखता है कि ये एंगल है थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो समझ में आ रहा है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हो कि tan थीटा कैन बी रिटन एज एक्स बाई x1, यानी x इक्वल टू 1 tan थीटा, तो v2 इज इक्वल टू v1 tan थीटा। अरे बात समझ में आया क्या, बताओ। मैंने क्या किया समझ में आ गया क्या सबको? अब आ गया तो एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, चलो। चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखाना मुझे। देखो, तो एक बना लेते हैं, आ जाओ। ऐसा, ऐसा, ठीक है। कॉमन सेंस लगा के बताना। देखो, के बाद दो साइड में सपोर्ट लगा देते। दो साइड में, देखो, दिस एंगल इज थीटा,
इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। जरा v1 v2 को कॉमन सेंस का यूज करते हुए रिलेट करो, अभी जो सिखाए थे। देखो, तो समझ में आ रहा है कि कुछ देर के बाद जब इस डायग्राम को आप बनाएंगे, तो ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है ना। और साथ में ये जो अपना सिलेंडर है वो इधर आ गया होगा। साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये भाग रहा है x1 और ये भागा x2। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके बनाने वाले हैं। इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले को, दिख रहा होगा, है ना। देखो बाकी पोर्शन को हटा दिए, सिर्फ वही दिख रहा है। इस पोर्शन को अभी हम बड़ा करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, तो साफ दिखाई पड़ रहा है ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है और ऐसा दिखता है। ठीक है ना। बस लिख दो वैल्यूज, ये अपना x1 है, ये अपना x2 है, और इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल थीटा है। और ये एंगल अगर थीटा है तो समझ में आता है कि ये एंगल थीटा है। दिखाई पड़ रहा है कि x1 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू x2, यानी कि v1 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू v। अरे यही आया क्या देखो। वैसे ही जरा इसको देखो, इसको भी एकदम कॉमन सेंस के हेल्प से कर देंगे। ठीक है, कैसे हेल्प से कर देंगे देख जरा ध्यान से। ऑल्दो ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं लॉज ऑफ मोशन के। ध्यान से देखो,
हमने क्या किया है, इस इंक्लाइन को थोड़ा सा मूव करा दिए हैं आगे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इंक्लाइन अगर x1 अमाउंट से आगे गया है, ऐसा मान लेते हैं, सॉरी, अगर हम ये मान रहे हैं कि इंक्लाइंड x1 अमाउंट से आगे गया है, तो रस्सी कितना स्लैक हुआ होगा, ध्यान से देखो तो। एक तो x1 यहां से गया, अब इसके यहां से यहां आ जाने से भी कुछ रस्सी स्लैक हुआ होगा, कितना स्लैक हुआ होगा अभी हम समझा देते हैं, ध्यान से देखो। इसके यहां से यहां जाने से भी रस्सी स्लैक होगा, कैसे स्लैक होगा उसको ध्यान से देखो जरा। जो रस्सी पहले ऐसे दिख रहा था, वो रस्सी अब आपको ऐसे दिखने वाला है। यानी कहानी कुछ ऐसा दिखता है, देखो तो। पहले यहां था ऐसे, ऐसे बड़ा करके बना देते तो अब दिखता है ऐसे। और ये वाला अपना है x1। तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें, ये दोनों रस्सी बनाए मैंने, ये और ये, तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, और चूंकि ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये अपना आ जाने वाला है x1 cos थीटा। और ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसका मतलब जब ये इंक्लाइन यहां से यहां गया है, तो इस मूवमेंट की वजह से इधर से एक रस्सी स्लैक हुआ है, कितने अमाउंट का, तो x1 cos थीटा अमाउंट का। इसके आगे बढ़ने से भी रस्सी यहां से स्लैक हुआ है x1 अमाउंट का। इसका मतलब जब ये ब्लॉक x1 अमाउंट से बढ़ा है, तो ये छोटा वाला ब्लॉक इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में नीचे आया होगा, कितने अमाउंट से, तो आंसर है x1 प्लस 1 cos थीटा। तो बोलो मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, बोलो जो किए हैं। हाँ जी बताओ। बाकी बच्चा रिस्पॉन्स, देखो रिपीट कर देता हूँ मेरे को, तो हम इसका डायग्राम बनाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, और फिर से बना ही देता हूँ, देखो अच्छा डायग्राम बना देता हूँ, देखो ये ऐसे है, और अपना इंक्लाइंड जो है वो कुछ ऐसा है। क्या बना दिए क्या, उल्टा बना दिए। डायग्राम कैसा था, ऐसा था। देखो ऐसे इंक्लाइंड है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ एक पुली है ऐसे, और ये की ये रस्सी लगा दिया ऐसे। एक पुली लगा लो इधर, ऐसे, एक लगा दो ऐसे। ये कहानी है, दिस एंगल इज थीटा।
तो हम कह रहे हैं कि मान लो कि अगर हम इस इंक्लाइन को थोड़ा मूव करा दें, क्या हो रहा है, मान लो हमने इंक्लाइन को ऐसे मूव करा दिया, ठीक है, तो पुली भी अपना अब यहाँ आ गया होगा ऐसे। तो जो रस्सी पहले ऐसे था वो अब बदल के हो गया है ऐसा। देखो, तो जब ये इंक्लाइन प्लेन अपने जगह से एक्स अमाउंट से आगे बढ़ा होगा, तो एक तो डायरेक्ट रस्सी यहां से स्लैक हो गया एक्स, और दूसरा यहां से भी स्लैक हुआ होगा। स्लैक ऐसे हुआ होगा कि जो रस्सी पहले आपको दिख रहा था ऐसा, देखो, जो रस्सी पहले आपको ऐसे दिखता था, वो अब आपको सही मायने में ऐसे दिख रहा है। देखो, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये जो रस्सी है, ये वाला है। जब पुली ऐसा था, अब पुली ऐसा हो चुका है। तो ये बाद का रस्सी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो ये लेंथ और ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा। तो रस्सी के लेंथ में जो डिक्रीमेंट आया है इस साइड पे, अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी होगा थीटा, और ये जो आगे बढ़ा है ये वाला लेंथ, तो वही एक्स है, ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा। मतलब जब ये इंक्लाइंड एक्स अमाउंट से आगे बढ़ा है तो यहाँ से एक्स अमाउंट का रस्सी स्लैक हुआ, और साथ में इधर से एक्स कॉस थीटा अमाउंट का रस्सी स्लैक हुआ। यानी इसके एक्स अमाउंट से आगे बढ़ने पे ये ब्लॉक इंक्लाइंड के रेस्पेक्ट में नीचे आएगा कितना, एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा। तो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो समझ में आता है कि इसकी वेलोसिटी v इंटू वन प्लस कॉस थीटा होगा। लेकिन ये जो आया है, ये ध्यान से समझो, ये इस ब्लॉक का रिलेटिव वेलोसिटी है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है। तो बात समझे क्या, बताओ। लेकिन अगर आपको वन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए तो जो लास्ट क्लास में तरीका बताया तो उसी को लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज। तो वन की वेलोसिटी वेज के रेस्पेक्ट में इधर आ रही है v इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और वेज की वेलोसिटी इधर है वो भी v, है ना। और दोनों के बीच का एंगल ये वाला अगर देखें, ये थीटा हो जाएगा। अब आप नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो बात समझ में आया क्या, बोल दो। चलो समझ गए तो जरा एक क्वेश्चन फटाफट करके दिखाओ। देखो, जैसे ये रिंग है, ये इधर ऐसा,
देखो दिस एंगल इज थीटा, ये रिंग है और ये ब्लॉक है। ब्लॉक की वेलोसिटी अगर वी नॉट है तो रिंग की वेलोसिटी फाइंड आउट करो। पहले वैसे हम लोग दो तीन मेथड से कर चुके हैं इसको पहले भी। फाइंड करो। कॉमन सेंस का यूज करो। ये एक ऐसा तरीका है जो हर जगह यूज होता है। तो दिखाई पड़ रहा है, फिर वही डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। देखो ये अपना आ गया, बस खेल खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि ये जो लेंथ आया है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग। यहाँ से डाल दिए परपेंडिकुलर तो ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम। एक्स आर बहुत छोटा है तो एंगल चेंज नहीं होगा।
ये हमारा एक्स आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि रिंग जब यहाँ से यहाँ गया होगा इस प्रोसेस में, जो रस्सी स्लैक हुआ है दैट मस्ट बी एक्स आर कॉस थीटा। यानी एक्स ब्लॉक जो ब्लॉक को जो मिला होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स आर कॉस थीटा। डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिंग कॉस थीटा। ठीक है ना? देखो एक और देखते हैं, मुझे लगता है ऐसा कुछ बनना चाहिए। बनेगा तो अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो आओ एक बार ट्राई करके देखते हैं बनता है नहीं बनता है। देखो ये आ गया। अब एक बॉल लगा देते हैं इसके पहले, एक दीवार लगा देते हैं। देखो कुछ ऐसा मान लो। और हम्म, देखो तो समझ में आ रहा है कि अगर ये वी नॉट से भागेगा तो ये किधर जाएगा बता सकते हो क्या? ये नीचे आता हुआ दिखेगा या आगे जाता हुआ दिखेगा या दोनों? हाँ जी बताओ। जो स्फेयर है वो नीचे आता हुआ दिखेगा या आगे बढ़ता हुआ दिखेगा या दोनों? तो मुझे एक बात बता युवराज, अगर ऐसी बात है तो फिर ध्यान से देख। जब ये इंक्लाइंड यहां से यहां आएगा ये सिलेंडर या स्फेयर जो भी है किधर जाएगा बताओ? नीचे आगे या दोनों? दिख रहा है ना? देखो कुछ देर के बाद ये स्फेयर कैसा दिखेगा आपको? ऐसा। ध्यान से देखना स्फेयर किधर गया। हाँ जी बताओ।
केवल नीचे गया, देखो ना, अरे मजबूरी है ना। जब इस स्फेयर का दीवार के साथ कांटेक्ट है तो दीवार के साथ तो कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा। आप कह रहे हो आगे बढ़ेगा, आगे जैसे ही बढ़ेगा तो उसका दीवार के साथ कांटेक्ट छूट जाएगा। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि स्फेयर आ रहा है नीचे और ये जा रहा है आगे। चीजें बड़ी आसान हो गई। फिर कैसे आसान हो गई, देख जरा ध्यान से। ये है, इतना इंक्लाइन चला। ये है जो स्फेयर चला। इस वाले ट्रायंगल को जब बड़ा करके बनाओगे तो बस खेल खत्म हो गया, और क्या करना है। ये इधर, ये इधर, ये अपना ट्रायंगल। ये है एक्स डब्लू और ये है एक्स स्क्वेयर। और ये आपका एंगल है थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही हो गया। तो आप देख सकते हो कि tan थीटा जो आएगा वो आएगा एक्स एस बाई एक्स डब्लू। यानी एक्स एस इज एक्स डब्लू tan थीटा। यानी वी एस इज डब्लू tan थीटा। अरे बोलो। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो। अच्छा एग्जाम्पल लेना चाह रहे थे जिसमें अच्छा एग्जाम्पल ढूंढ रहे थे। चलो एक काम करते हैं, बाकी कुछ एग्जाम्पल ना हम आपको अगले क्लास में कराएंगे। अब कुछ सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे वो समझाते हैं आओ। ये तो सिर्फ काइनामेट सॉरी लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट था कि बॉडीज की वेलोसिटी को और एक्सेशन को आपस में कैसे रिलेट करोगे। लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा आओ हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन आएगा जैसे मान लो ये एक रिंग है। है ना, ये एक रिंग है। और मान लो कि हमने क्या किया कि इससे एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। अब आएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब केवल रिलेशन से काम नहीं चलेगा, अब आपको एफबीडी भी बनाना है, कंस्ट्रेंट भी लिखना है, सब कुछ करना है आपको अब। ये आया। देखो, तो ये अपने को दे दिया है। दिस एंगल इज थीटा। रिंग का मास है m1, ब्लॉक का मास है m2। कह रहा है बताओ भाई दोनों का एक्सलरेशन कितना कितना होगा। तो सबसे पहला काम है एफबीडी बनाओ। ठीक है ना, तो एफबीडी बनाते हैं पहले m2 की। तो m2g आएगा नीचे, टेंशन आएगा ऊपर, और इसका एक्सेसर मैंने मान लिया है a1। रिंग की एफबीडी को देखो, रिंग ऐसा दिखता है। रिंग का वेट आएगा नीचे, टेंशन आएगा इधर,
टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा जो इसको चलाएगा, और एक टी साइन थीटा नीचे। तो समझ में आ रहा है कि रिंग और रॉड का जो कंटैक्ट है वो एक्चुअल में ऐसा हो गया होगा, ऐसा। देखो तो, क्योंकि रिंग जाना चाह रहा है नीचे, तो रिंग और रॉड का कांटेक्ट ऐसा होगा, तो समझ में आ रहा है कि जो रॉड है वो रिंग पे नॉर्मल लगाएगा ऊपर, वही इन दोनों को बैलेंस करके रखा होगा। और हम ये मान रहे हैं कि ये भाग रहा होगा A2 से। तो अब इक्वेशन लिखा जाएगा। इक्वेशन बनेगा m2g माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू A1। और यहां से इक्वेशन आएगा टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू, गलती करा है, M1 वाले का A1 कर लेते और इसका A2 कर लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा आ गया। लेकिन दिक्कत वही है कि टेंशन अननोन है, A1 अननोन है, A2 अननोन है, इक्वेशन दो आए हैं, अननोन है तीन। तो जब भी इक्वेशन कम पड़े तो आपको समझना है कि आपको इन दोनों के एक्सलरेशन को आपस में रिलेट करना है। अब आपको जो मेथड लगाना है लगाओ। दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि A2 इज इक्वल टू A1 कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो कि तीन इक्वेशन, तीन अननोन, जो चाहो सब निकाल लो। तो हम क्या कर रहे हैं, आंसर निकालने के लिए इस इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा m2g कॉस थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू m2 A2 कॉस थीटा प्लस m1 A1। A2 की वैल्यू यहाँ लाके डाल दो, क्या आ जाएगा m2 A1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस m1 A1। यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो, m2g कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी A1 आया है, अब इस A1 को लाके यहाँ डाल दोगे तो A2 आ जाएगा। तो देखो दोनों आंसर आ गए। तो लॉज ऑफ मोशन में आपको ऐसे काम करना होगा। देखो एक बात आपको बता रहा हूँ, मान लो ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आया, जब सब्जेक्टिव होता था ना तो मार्किंग कैसे होता था, देखो हम समझाते हैं। इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे, इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे, इसके 2 मार्क्स। मतलब कंस्ट्रेंट रिलेशन लॉज ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, इस आंसर के लिए 1 नंबर और इस आंसर के लिए 1 नंबर, टोटल 5 नंबर का मार्किंग ऐसे होता था पहले। लेकिन अब तो सब्जेक्टिव है नहीं, अब तो सीधा भैया आंसर आया तो नंबर मिलेगा, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो बात समझे क्या, क्वेश्चन कैसे करना है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे, तुम मेरा फटाफट मुझे करके दिखाओ। तो पहले आसान वाले कुछ दे देते, फिर मुश्किल वाले कराते। तो सॉल्व करो।
जल्दी जल्दी काम करें। एफबीडी बनाएं, इक्वेशन लिखें, तब जाके आंसर आएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है, अगर हम यहाँ का टेंशन टी कर दें तो यहाँ का टेंशन भी टी हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 2t। अब ये टूटी तो ये हो गया 4d। तो M2 की जब एफबीडी देखोगे तो M2 की एफबीडी में साफ दिखाई पड़ रहा है अपने को, M2G नीचे, 5t ऊपर, इसका एक्सेसर नीचे मतलब A2। वैसे ही M1 को देखो तो M1G नीचे, टेंशन ऊपर, और इसका एक्सेसन मैंने मान लिया है A1 ऊपर। तो आप इक्वेशन जब फ्रेम करेंगे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, पहला इक्वेशन बनने वाला है M2 माइनस टी या 5t मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू A2। और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा T माइनस M1G मस्ट बी इक्वल टू M1 इंटू A1। अब क्या करते हैं अपना लोग, इस इक्वेशन को 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन हाँ, अभी भी दिक्कत ये है कि अननोन टी भी है, A1 भी है, A2 भी है, तो एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो वही समझ में आ रहा है, कंस्टेंट रिलेशन, और कंस्टेंट साफ साफ दिख रहा है कि जो A1 आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 5A2। अब आप देख सकते हो 5 इक्वेशन, सॉरी 3 इक्वेशन, 3 अननोन, जो चाहो सब निकाल लो। इसका आंसर आ जाएगा, देख लो ऐसा, M2G माइनस 5M1G डिवाइडेड बाई, यहाँ ला के डाल दे अगर 25, यानी M2 प्लस 25M1 दैट मस्ट बी इक्वल टू A1, सॉरी A2। और एक बार A2 आ गया तो यहाँ ला के डाल दो तो A1 भी आ जाएगा। A1 जो है इसका और 5 गुना हो जाएगा। अब देख सकते हो सारा काम हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैंने आपको पहले का अलग तरीके से कराया हुआ है, एक बहुत ही ट्रिकी तरीके से कराए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको आप बेसिक से भी कर लो। तो जरा बेसिक से ट्राई करो तो चलो हम इसको करके दिखाते हैं, रुक जाओ। ये HC वर्मा में सॉल्व है, याद, अरे एक दिन याद है इसका हम बहुत ही ट्रिकी तरीका बताए थे। तो आज हम इसका एक ना आपको अलग तरीका बताते हैं, देखो। ये भी HC वर्मा में नहीं किया है, HC वर्मा में थोड़ा अलग तरीके से करता है, वो स्यूडो फोर्स लगाता है। हम वो सब नहीं लगाएंगे, हम उसके बिना ही कर देंगे, देखो। देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम एकदम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काम करेंगे। मैंने अपना ऑब्जर्वर यहाँ बिठा दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, इस आदमी के रेस्पेक्ट में अगर अपने को लग रहा है कि M2 भारी है M1 से, तो M2 किधर जाएगा? नीचे। चलो मान लिए M1, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि M1 ऊपर ही जाए।
अगर ये पुली नहीं चलता तो ये ऊपर ये नीचे तो वो ऊपर जाता है। अब क्या है कि ये ऊपर भी जा रहा होगा, साथ में ये पुली नीचे भी आ रहा है, तो दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो आप मानने को इसको ऊपर भी मान सकते हो, नीचे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप कह रहे हो ऊपर ही मान लो तो ऊपर ही मान लेते हैं, वैसे नीचे भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। और M3 को क्या माने बताओ। नीचे, हाँ, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 तो बनेगा FBD। आओ पहले FBD बना के इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले M1 का लिख रहे हैं, तो आएगा M1 के लिए T माइनस M1G इज M1 इंटू A1। M2 के लिए आएगा M2G माइनस T इज M2 इंटू A2। और M3 के लिए आएगा M3G माइनस 2T मस्ट बी इक्वल टू M3 इंटू A3। दिक्कत फिर से वही, ना तो अपने को T पता है, ना A1, ना A2, ना A3, यानी अननोन है। 4 इक्वेशन है, 3। समझ में आ रहा है कि भैया एक इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाते हैं, दिख रहा है साफ साफ, सीधा लिख दे रहे हैं हम। वर्क डन बाई फोर्स ऑफ टेंशन से काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इक्वेशन बनेगा, देखो तो A1 माइनस A2 माइनस 2A3 मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो तो बोलो। और जैसे ये आ गया तो अब कुछ नहीं करना है, यहां से A1 निकाल लो। A1 कितना आएगा देखो तो। A1 आएगा T/M1। M1 अपने को 2 kg दिया हुआ है। A2 यहां से देखो, G माइनस T/M2। और M2 वैसे अपने को दिया हुआ है, तो वैल्यू पुटी कर देते हैं, क्या लेंदी करें। M2 कितना दिया हुआ है, तो 4 kg दिया हुआ है, लिख लो। और A3 की बात करें तो A3 आ जाएगा G माइनस 2T/M3। M3 अपना 5 है, लगा डाल दो। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस इक्वेशन में सिर्फ T अननोन है। एक बार T निकाल लो, T को यहाँ लाके डाल दो, A1 आ जाएगा, यहाँ लाके डाल दो A2 आ जाएगा, यहाँ लाके डाल दो A3 आ जाएगा। तो ये एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो बात समझे क्या, यहां से टेंशन कितना आएगा निकालो तो। टेंशन आ जाएगा देखो 1/2, और यहां से आएगा 1/4, और यहां से आ जाएगा 4/5। उधर क्या क्या चला गया, तो ये जी चला गया और वो 2G चला गया, कुल मिला के 3G चला गया इधर। टेंशन कितना आएगा निकालो जरा यहां से। नीचे अगर 20 कर दे, यहाँ से 10, यहाँ से 5, यहाँ से 16, कहाँ गया बोल जरा ये। तो टेंशन की वैल्यू हो गई 60G/31। 800/31 कैसे आ रहा है रे। यहां से एक जी आया, 3G हुआ, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 4/5। मैंने इसको 20 कर दिया है, तो
हाँ 20 कर दिए तो 10 आ गया ऊपर, 5 आ गया ऊपर, 16 आ गया, तो 31 ठीक तो आ रहा है। सर आपने A1 गलत लिखा है। हाँ 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 ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, ये गलती कर दिया मैंने। A1 की वैल्यू इतना -G भी आएगा ना, ठीक कह रहा है। का मतलब 4G हो गया ना, ये वाला 4 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये 80 हो गया, हाँ ठीक आ गया इसका। 800/31। अब इस टी को लाके यहाँ डाल दो तो A1 आ जाएगा, यहाँ लाके डाल दो A2 आ जाएगा, यहाँ लाके डाल दो A3 आ जाएगा। तो आप देख लो, इस क्वेश्चन को करने का ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले एक तरीका बताया तो काफी ट्रिकी था। चलो एक काम करते हैं, जरा M1 का एक्सेशन निकाल के देखते हैं। तो लेंदी है डेटा, मैंने ऐसे ही दे दिया है ना, तो दिक्कत थोड़ा है। तो एक काम करते हैं, आ जाओ। टी आ रहा है 80G/31, और M1 आपका है 2G। ध्यान से देखो, अगर इसको लाके यहाँ डालोगे तो 80G/31 -2G करेंगे तो A1 प्लस में आ रहा है। A1 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो आपने माना है वो सही है। जरा M2 को देखते हैं, आ जाओ। M2 अपना है, कहाँ गया, 4G। हाँ तो ये 4G हो गया, और ये वाला 80G/31 है, तो ये भी प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये भी जो आप माने वो भी सही है। जरा A3 को देख लेते हैं, आ जाओ। M3G हो गया अपना 5G, और ये वाला हो गया 160/31। 5G -1/31, ज्यादा हुआ है कम हुआ, ये माइनस में आ रहा है, देख लो। और A3 का माइनस में आना बता रहा है कि जो आपने माना था कि नीचे की तरफ ये बॉडी जाएगा, रियलिटी में नीचे नहीं ऊपर जाएगा। तो ये आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन को करना आपको ऐसे चाहिए, देखो ज्यादा अच्छा रहता है और सिस्टमेटिक रहता है। देखो क्या देते हैं, जैसे ये 1 था, ये 2 था, और ये वाला अपना 3 था। इनको क्वेश्चन को करने का तरीका जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ये होना चाहिए, देखो आप इसको नीचे मान लो A1, आप इसको नीचे मान लो A2, आप इसको ऊपर मान लो A3, खेल खत्म। अब आप बोलोगे तीन इक्वेशन कैसे आएगा, तो आप दिखाते हैं एक नया तरीका और बताते हैं, देखो। M1G minus T must be equal to M1 into A1. M2G minus T is M2 into A2. 2T minus M3G must be equal to M3 into A3. अब बोलोगे सर पिछले बार जैसा तीन इक्वेशन तो आ गया अननोन, लेकिन चार है, एक और कहाँ से आएगा? या तो आप वर्क डन बाई फोर्स ऑफ टेंशन भी कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम एक नया तरीका आपको बताते हैं, ध्यान से देखो। Acceleration of one with respect to ground can be written as acceleration of one with respect to pulley plus acceleration of pulley। ध्यान से सुनना। Similarly, acceleration of 2 can be written as acceleration of 2 with respect to pulley plus acceleration of pulley। अगर हम दोनों को ऐड कर दें A1 प्लस A2, तो ये आएगा A1P प्लस A2P प्लस 2AP। अब मुझे एक बात बताओ, A1P प्लस A2P ये कितना आएगा?
वन का एक्सलरेशन पुली के रेस्पेक्ट में प्लस टू का एक्सलरेशन पुली के रेस्पेक्ट में, दोनों का सम। आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंगली जीरो। अरे जब पुली पे बैठ के देखोगे तो एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कट कुटा गया, आंसर आ गया सीधा ऐसा। अब आ जाओ सब डेटा पुट करते हैं। पुली का एक्सेशन वही होगा जो ए3 का होगा, मैग्नीट्यूड मतलब। अब सबको लाके पुट कर दो, नीचे को प्लस मान के लिखते हैं। A1 तो A1 आ गया, नीचे को प्लस मान के लिख रहे हैं तो A2 भी अपना प्लस आ गया, और पुली का एक्सेशन भी प्लस आ गया। तो आप देख सकते हो एक रिलेशन ये और डेवलप हो गया। वैसे टेंशन का वर्क डन करके भी देखोगे तो भी यही आएगा। तो आप देख सकते हो अब आपके पास एक नहीं तीन इक्वेशन है। अभी आपको सॉल्व करने का तरीका बताए थे, सॉल्व कर लो, काम खत्म। अरे बोलो। वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखें, कभी कभी ये सब भी पूछता है। शुभम जी याद आ रहा है एक क्वेश्चन में पूछ रहे थे आप? हाँ तो सब तरीका ध्यान रखिए। चलो एक और देखते आओ। देखो देखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज शोन इन द फिगर। शुरू हो जाओ, अच्छे से एकदम एबीडी उबड़ी बनाओ।
नीचे बड़ा अच्छा आ गया भाई। आओ देखते हैं। तो सबसे पहला काम होगा हमारा इसका एफबीडी बनाना। पहले इसकी एफबीडी बना लेते हैं। इसकी एफबीडी में कौन कौन सा फोर्स आएगा तो दिख रहा है, एक नॉर्मल इधर से आने वाला है, एक नॉर्मल इधर से आने वाला है, M2G इधर से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब रेजोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये एंगल थीटा मतलब ये एंगल थीटा। एन का इधर वाला कंपोनेंट हो गया एन कॉस थीटा, और एन का इधर वाला कंपोनेंट हो गया एन साइन थीटा। और मैंने इसका एक्सीलरेशन मान लिया है कि ये A2 है। तो समझ में आ रहा है कि इसका इक्वेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू A2। अब रहता है ये रॉड का एफबीडी, तो रॉड का एफबीडी भी बना लेते हैं, आ जाओ। क्या ना, अब आता है कि रॉड का एफबीडी कैसे बनेगा। तो रॉड को अलग कर लेते हैं अब। ठीक है, तो रॉड को अगर अलग कर लेंगे तो दिख रहा है इसका वेट आएगा नीचे, ये नॉर्मल आएगा एन। और चूंकि ये एंगल थीटा है तो समझ में आ रहा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो एन का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एन कॉस थीटा। और ये समझ में आ रहा है कि जो एन साइन थीटा आएगा वो ये दोनों मिलके उसको बैलेंस कर लेगा, वो छोड़ दो उसको। तो समझ में आ रहा है कि इक्वेशन बन जाएगा M1G माइनस एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू M1 इंटू A1। अब आता है कि A1 A2 को आपस में रिलेट कैसे करें, है ना। तो A1 A2 को आपस में रिलेट करने के लिए हम लोग अब या तो वर्चुअल वर्क लगा लो, या तो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट लगा लो, या कॉमन सेंस लगा लो, जो लगाना है लगाओ। मुझे तो दिख रहा है तो हम सीधा लिख रहे हैं A1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू A2 साइन थीटा, यानी A1 इज इक्वल टू A2 tan थीटा। अब सॉल्व कर लो अपना, जो भी है समझ में आ रहा है। अरे बोलो, क्लियर है क्या सब ये सब। मतलब एफबीडी बनाना, इक्वेशन लिखना वो तो करना ही है, साथ में साथ कंस्ट्रेंट का रोल भी है। बिना कंस्ट्रेंट के कुछ भी बात नहीं बनेगा। आओ एक अच्छा डेरिवेशन कर देते हैं। जैसे पहले भी बताए थे फिर दोबारा बता देते हैं। फिर जब एग्जाम में आ जाएगा तो शुभम बोलेगा, अरे सर आप इतनी बातें पढ़ा देते हो ना कि हम भूल जाते हैं। वैसे एग्जाम में सच में पहले भी बता चुके हैं हम वैसे, लेकिन फिर भी बता देते हैं, आ जाओ।
देखो, अगर ये रिजल्ट को याद रखे तो लॉज ऑफ मोशन के 90% क्वेश्चन का आंसर देख देख के मतलब देखोगे और आंसर लिखोगे। देखो, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। बोला बताओ भाई, बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या होगा नहीं होगा, ये सब पूछ रहा है, तो आओ देखते हैं। मैंने मान लिया है कि यहाँ का टेंशन होगा अल्फा डी, यहाँ का टेंशन होगा बीटा डी, और यहाँ का टेंशन होगा गामा टी। 1 के लिए अल्फा, 2 के लिए बीटा, 3 के लिए गामा। थोड़ा सा आसान रहेगा याद रखने के लिए, ऐसा किए हैं। मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा होगा A3 से, ये नीचे जा रहा होगा A2 से, ये ऊपर जा रहा होगा A1 से। क्वेश्चन फटाफट लिख लेते हैं। अल्फा टी माइनस m1g इज m1 A1। वैसे ही m2g माइनस बीटा टी इज m2 इंटू A2। m3g माइनस गामा टी इज m3 इंटू A3। वही दिक्कत फिर से कि अननोन यहाँ पे 4 है और इक्वेशन 3 आया है, तो एक और कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट लगाओगे तो देखो इक्वेशन जो बनेगा ना वो हम सीधा सीधा लिख देते हैं। अल्फा A1 माइनस बीटा A2 माइनस गामा A3 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करते हैं कि A1 की वैल्यू यहाँ से, A2 की वैल्यू यहाँ से, A3 की वैल्यू यहाँ से लाके डाल देते हैं। पुट करो और मुझे टी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। हम माथा पच्चे नहीं करेंगे, सॉल्व करो खुद से। जल्दी से वैल्यूज को पुट करके टेंशन की वैल्यू निकाल के बताओ। वही हमको टेंशन निकालना भी है। तो शुभम जी का कहना है कि जो टेंशन आएगा वो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन जी बाई अल्फा स्क्वायर बाई m1
बीटा स्क्वायर बाई m2 प्लस गामा स्क्वायर बाई m3 होगा। देख लो भाई, अरे यही आ रहा है क्या, चेक कर लो। सन्नाटे में चले गए, सन्नाटा। टेंशन का ये रिजल्ट एकदम याद रखें, अगर आप ध्यान रखेंगे तो लॉज ऑफ मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट लिख पाओगे। कैसे, ध्यान से देखो। जैसे मान लो आ गया कि एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन को एक एक लाइन में सॉल्व कर देगा ये। मान लो ये 1 kg का है, इस तरह का 4 बॉडी लगा दिया गया है, तो बोला बताओ भाई हर बॉडी में, हर रस्सी में टेंशन कितना कितना होगा, और हर एक बॉडी का एक्सीडेंट कितना आएगा। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम टेंशन निकालने वाले हैं, टी। टी कितना आएगा? तो अगर हम यहाँ का टेंशन निकालना चाहते हैं, बताओ अल्फा कितना है? अल्फा 1। अरे इस रस्सी का टेंशन अगर टी ले रहे हो तो टी का कोएफिशिएंट तो वही 1 हुआ ना, तो अल्फा 1 हो गया। यहाँ का बीटा, तो बीटा भी अपना 1 आ गया, गामा भी अपना 1 आ गया, और चौथा आ गया तो डेल्टा भी अपना 1 आ गया। आंसर लिखना स्टार्ट करो। तारों का सम, तो 4 × g आ गया। नीचे अल्फा स्क्वायर मतलब 1/m1, m1 का मतलब 1, प्लस बीटा स्क्वायर बाई m2, m2 का मतलब 2, गामा का स्क्वायर मतलब 1/3, और फिर 1/4। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है टेंशन, आ जाएगा देखो। आ गया, देख लो फटाफट। 48g/25, ऐसा कह रहे हो? देख लेना जो भी आएगा। और एक बात समझ में आ रहा है कि टेंशन अगर आ गया तो फिर तो हर बॉडी का एक्शन आ जाएगा। तो बात समझे क्या? बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सब बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो ये है, देखो तो, यहाँ का समझ में आ रहा है, इसको अल्फा मान लो तो ये अल्फा 2 हो गया, और इसको बीटा मान लो तो बीटा अपना 1 हो गया। टेंशन निकाल लो।
तो टेंशन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू जी, मतलब 3g आ गया। नीचे 4/m2 प्लस 1/m1, सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? 3m1 m2 इंटू g/m2 प्लस 4m1। अब देख सकते हो आंसर आ गया। और एक बार टेंशन आ गया फिर तो जो मर्जी है सब निकाल लो। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में आपको टेंशन ही पूछ ले तो आप एक लाइन में आंसर लिख लेना। ठीक है ना? तो और भी दाव पेच है, अगले क्लास में समझाएंगे इसको, एक बार नोट कर लो। चलो बार कोड जनरेट कर दे रहे हैं।